आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने माता पिता इष्ट देव गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी अपना सिलेबस एक बार ओपन करेंगे, फिजियोलॉजी वाला। एक बार पढ़ेंगे। रेणु जी हैं, पढ़ेंगे बस। जो फिजियोलॉजी है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान इंडेक्स पढ़ेंगे। जी मैम। शरीर क्रिया विज्ञान से तात्पर्य शरीर क्रिया विज्ञान का विकास, शारीरिक मूल प्राकृतिक घटनाएं, विभिन्न रोग व उनसे प्रभावित अंग, अस्थियां एवं उनके कार्य, अस्थिपंजर मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, आंत संबंधी मांसपेशियां एवं इनके कार्य, कलिहा तिल्ली एवं इसके कार्य, रक्त लसिका एवं इनके कार्य, पाचन तंत्र, लार ग्रंथियां, पाचक रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, अवशोषण एवं आत्मसातीकरण, उत्सर्जन तंत्र, गुर्दा एवं इसके कार्य, श्वसन तंत्र, श्वसन, रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचना, परिसंचरण तंत्र, हृदय एवं इसके कार्य, प्रतिहारी परिसंचरण, केंद्रीय स्नायु तंत्र, मस्तिष्क एवं इसके कार्य, स्नायु एवं इसके कार्य, स्वसंचालित तंत्रिका एवं इनके कार्य, ज्ञानेन्द्रिय एवं इसके कार्य, नेत्र, कान, नाक, त्वचा एवं जीवा, अंतःस्रावी अंग, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवक्र ग्रंथि एवं जनन ग्रंथियां। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। सिंपल सा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था कि हमारा फिजियोलॉजी कहाँ होगी, जब एनाटॉमी होगी। यदि एनाटॉमी नहीं है तो फिजियोलॉजी नहीं होगी। इसको हमने एक एग्जांपल से मैच किया था कि जैसे मोबाइल है, यदि मोबाइल जो हार्डवेयर हमारे सामने जो बॉडी है, तो ये है तभी आपके सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इसमें काम करेंगे, नहीं अन्यथा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपकी काम नहीं करेंगे। तो वैसे ही हमारा शरीर है, तो फिजियोलॉजी के लिए हमारी बॉडी का होना
अत्यंत आवश्यक है, या ये कह दें कि फिजियोलॉजी बिना बॉडी के काम ही नहीं करेगी, अत्यंत नहीं कहेंगे, यस और नो में आंसर देंगे। इसके बाद है शरीर क्रिया विज्ञान। अब ये है क्या? तो जब भी जो हमारा शरीर दिखने वाला है, ये एनाटॉमी है। तो जब हम लोग दिखने वाला जो शरीर है उसमें हम हाथ ऊपर करते हैं तो हम अपना फोर्स लगाते हैं, नीचे करते हैं सहज में। आंख हमें देर तक खोलनी है, पलक झपकानी है नहीं झपकानी, ये हम समझ पाते हैं। बोलना है नहीं बोलना है, थक जाते हैं नहीं बोलेंगे। तो जो एनाटॉमी जो बाहर है उसको तो हम रियलाइज कर पाते हैं। ठीक है, मान लो चोट लग जाए तो हम क्या सोचेंगे, थोड़ी देर नहीं चलेंगे अभी। तो जो कुछ भी एनाटॉमी में बाहर दिख रहा है वहां कुछ हम एक्शन रिएक्शन को समझ पा रहे हैं। लेकिन जो फिजियोलॉजी है हमारी, वहां जो एक्शन रिएक्शन है वो कई बार तो हम लंबे समय तक बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वहां सपोर्ट है, कंट्रोल नहीं। सपोर्ट क्या हो सकता है कि हमारी जो फिजियोलॉजी है उसको हम किस किस तरह से सपोर्ट दें। सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जितने फिजियोलॉजी का मीन्स क्या है, हमारे सभी ऑर्गन। तो जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने आप से काम कर रहे हैं। मान लो अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हार्ट हमारे बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के काम कर रहा है, लीवर बिना एफर्ट के काम कर रहा है। मतलब जितनी भी इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही, इवन जो हम लोग श्वास भी ले रहे हैं वो भी बिना एफर्ट के ले रहे हैं। एफर्ट लगाना पड़े तो हम श्वास भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब जब एफर्ट लगाना होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। जब श्वास में एफर्ट लगाना होता है उसे हम प्राणायाम बोलते हैं, और जब एफर्टलेस होते हैं उसी का नाम ध्यान होता है। तो ये क्या है, ये है हमारी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। अब देखते हैं जो हमारी एनाटॉमी है, तो जो एनाटॉमी है इसमें हमारे फिजियोलॉजी या एनाटॉमी का जो कनेक्टिविटी है, इनको देखिए कि अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी है इसका मतलब हमारी बॉडी कंप्लीट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों वर्किंग में है, इट मीन्स लिविंग बॉडी में है, लाइफ पोजीशन में हम लोग है। तो अब क्या करना है कि जब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक एक स्टेप से हो रहा है। वैसे तो जाइगोट की बात करते हैं, जाइगोट की, तो जाइगोट क्या है हमारा, जो भ्रूण का जहां से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद से देखें तो वो भी एक सेल ही है। तो हमारे शरीर की बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। फिर जो हमारी सेल है, जो एक जैसा सेम वर्क करती हैं जो सेल, या सेम जिनका शेप है, वर्क है, ऐसी सेल किसका फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यूज का। टिश्यूज कितने, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, किसको याद है? तो मतलब इतने बार हमने पढ़ाया सब भूल गए। एपिथेलियल क्या है, किसी को भी याद नहीं? चलिए केवल मैम 2-3 को याद, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू, और 3 नंबर याद नहीं आ रहा। एपिथेलियल टिश्यू है हमारा। हाँ। फिर हमारा ये क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज है जिसमें ब्लड आता है। इसके बाद इसी में हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं और नर्व्स टिश्यूज हैं। मस्कुलर वाला जो टिश्यूज है इसको अलग भी कनेक्ट करते हैं, कार्डियक लेते हैं, कार्डियक जो मसल्स हैं वो भी टिश्यूज में कनेक्ट करते हैं। तो हमारे 4 टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज है, इनको आप टिश्यूज को हटा दो क्योंकि वो आप अलग नहीं कर पाओगे, तो उसको भी रहने दो। केवल इतना ध्यान में रखना है कि सेम वर्क है जिनका, सेम साइज है, ऐसी जो हमारी सेल्स हैं इनका ग्रुप टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है।
टिश्यूज का निर्माण करते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं। ठीक, फिर सेम फंक्शन करने वाले, सेम शेप है, फंक्शन है, वो टिश्यूज किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ऑर्गन का, अंग का, एक अंग बनाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हमारे एक सिस्टम में कई ऑर्गन हैं, एक सिस्टम में कई ऑर्गन्स हैं। सिंगल होगा तो ऑर्गन हो गया, प्लूरल होगा तो ऑर्गन्स हो गया। फिर हमारे 11 सिस्टम है, वो पूरी बॉडी का, होल बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। तो एक सर्कल कैसे बनेगा? सेल, एरो लगाकर टिश्यूज, टिश्यूज को एरो लगाएंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को एरो लगाएंगे हमारे सिस्टम्स, 11 सिस्टम्स, और 11 सिस्टम्स इज इक्वल टू होल बॉडी फॉर्मेशन, संपूर्ण शरीर का निर्माण। ये आपके लिए एक जैसे होता है ना, इस बेस के बिना तो कुछ भी नहीं है, तो इस बेस को ध्यान में रखना है सभी। इसके बाद आते हैं 11 सिस्टम, देखते हैं कितने लोगों को 11 सिस्टम के नेम आते हैं। ये बात बताओ, आप सब लोग ऐसे पढ़ते हो तो अपने घर के बच्चों को कैसे पढ़ाते हो? और बिना माता पिता के सपोर्ट के तो घर के बच्चे कभी पढ़ते ही नहीं है। आपको लगता है कि बिना माता पिता के सपोर्ट के बच्चे पढ़ते होंगे? किसको किसको ऐसा लगता है? हैंड रेस करो सब अपना अपना। हो सकता है हमारी समझ ना हो, आप लोगों की समझ ज्यादा अच्छी हो। कितने भी आप ट्यूटर लगवा दो और कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर दो, जब तक पेरेंट्स के साथ बच्चों का कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी पैम्परिंग के साथ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए सीखते हैं। बोलेंगे ऋतु? Yes, ma'am. Skeletal system, muscular system, skin system, nervous system, endocrine system, respiratory system, lymphatic system, circulatory system, digestive system, ये reproductive system और excretory system. वेरी गुड। ये बताओ उनको, लिथु आपने देखा था क्या? बिल्कुल नहीं देखा। नो मैम। इसका मतलब लिथु ने सही से पढ़ा है। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम है, छोटा सा एक काम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है इसमें बहुत डीप में आपको जाने नहीं, बस बेसिक चीजों को समझना था। क्या मैम ये लास्ट क्लास में हम इसको लर्न कर दिए थे। हमने सभी को लर्न कराया था, लेकिन आज पता नहीं कैसे आप सब भूल गए। और किसी को लर्न है? मतलब हमारी क्लास में बस लिथु ने ध्यान दिया था और किसी ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। ये तो मेरे लिए एक्शन और रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट और कमेंट दोनों बोल सकते हैं। चलिए बोलेंगे जिसने। मैं हिंदी में कहूँ। हाँ कोई बात नहीं, हमने पहले ही बोल दिया, हिंदी में बोली। हिंदुस्तान में तो हिंदी सबसे अच्छी मातृभाषा है। बोलेंगे कंकाल तंत्र, मांसपेशिया तंत्र, त्वचा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, रक्त परिसंचालन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए कम से कम 2 लोगों ने बताया, अच्छा लगा। ये हमने इसलिए पूछा कि सभी को सिस्टम, जिनको लर्न नहीं है वो लर्न कर ले। ठीक है, क्योंकि मेन चीजों को देख लेंगे, बाकी तो उसमें जो कुछ आएगा क्वेश्चन फिर उसको आप बता सकते हैं, लेकिन हमें नाम ही नहीं पता है कि कौन सा सिस्टम है और किस सिस्टम में कितने ऑर्गन है, वहां प्रॉब्लम्स आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो स्केलेटन सिस्टम है, इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? बॉडी का फ्रेम है। ठीक है, बॉडी का फ्रेम है। दूसरा क्या है? बॉडी को सपोर्ट करता है मैम। बॉडी को पूरा सपोर्ट करता है। ठीक,
थर्ड क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्शन देता है। फोर्थ क्या है, जो हमारी बॉडी का शेप डिजाइन करता है, शेप भी स्केलेटन से ही डिजाइन हो रहा है। तो ये हमारे, और स्केलेटन के कारण ही बॉडी को बेस मिलता है, आधार मिलता है, शेप मिलता है, आकार मिलता है। ठीक है, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन हो गए, कार्य हो गए। इसके बाद आते हैं मस्कुलर सिस्टम, सॉरी हाँ ठीक है, मस्कुलर, फिर स्किन इसके बाद आए। मस्कुलर सिस्टम देखते हैं, मांसपेशी तंत्र। मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, बॉडी को ब्यूटी प्रदान करना, सुंदरता देना। जैसी हमारी मसल्स होती हैं वैसे ही हमारे शरीर की सुंदरता दिखाई देती है। दूसरा क्या है, हमारे शरीर को के अंगों को सुरक्षित रखने में ये भी सपोर्ट कर रहा है। थर्ड क्या होगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण है, मसल्स के कारण है। तो ये हमने किसके कार्य देखे, मसल्स के। अब देखते हैं स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र के कार्य। स्किन क्या कार्य है, हमको सभी तरह के मौसम से, जो हमारे सर्दी, गर्मी, बारिश है, धूप है, इन सब से बचाने का कार्य त्वचा करती है। प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है, स्किन से मिल रहा है। जो भी बाहर से एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है, उससे भी हमें बचाने का कार्य करती है जो स्किन सिस्टम है हमारा, त्वचा तंत्र है। ये हमारा, और जितने भी सेंसेशन बाहर से आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, स्किन से ही। क्लियर है सभी को, ये क्या है। अब जो हमने अभी लास्ट में आपको समझाया है ना, ये रिकॉर्डिंग सुन लेना सब। ये रिकॉर्डिंग को कुछ काम करते हुए भी सुनोगे तो भी आपके एग्जाम के लिए सपोर्ट करेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है हमारे, नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइन दो का रोल है। ब्रेन क्या है, बॉडी का सीपीयू है। ब्रेन और स्पाइन वर्क कैसे करते हैं, कौन बताएगा। मैम स्पाइन मैसेज देता है ब्रेन को, फिर ब्रेन उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वो वर्क करता है। फिर उसका ब्रेन का जो मैसेज है उसका क्या करेंगे हम। मैम थाई स्टेम के तो स्पाइन तक जाता है और स्पाइन से ब्रेन को। फिर बोलेंगे तो ब्रेन डिसाइड करता है, मतलब रिएक्शन रिएक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन रिएक्ट करता है, फिर रिएक्ट करने के बाद मैसेज फिर वापस स्पाइन में आता है। ठीक है, जाता है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, आता है मोटर नर्व्स के थ्रू। फिर जो ब्रेन का डिसीजन स्पाइन को आया है या स्पाइन को मिला है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी फिजिकल बॉडी एक्टिव होती है या वर्क करती है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, तो ये क्या है, ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, सॉरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइन का रोल है, और ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइन पार्ट है। पेरिफेरल के जो नर्वस सिस्टम है, तो पूरे शरीर में जो नर्व्स जुड़ी हुई हैं वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है हमारा राइट ब्रेन और पैरासिम्पैथेटिक लेफ्ट ब्रेन। ठीक, कुछ बेसिक चीजें ही बताएंगे क्योंकि अभी बहुत चीजों की जरूरत नहीं, तो बेसिक चीजों को देखेंगे। इसके बाद आते हैं, ये आरती जी कुछ पूछ रहे हैं या कुछ बताने के लिए हैंड रेज किया है। हेलो आरती जी। इसके बाद आते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के बाद एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जितने हमारे ग्लैंड्स हैं, जो 9 ग्लैंड्स हैं, वो किससे कनेक्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम से। कौन कौन सी ग्लैंड है बोलेंगे। बोलेंगे शीतल जी।
hypothalamus gland, pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, pancreas, adrenal gland, gonal gland. एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड ग्लैंड। वेरी गुड, 9 ग्लैंड्स है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करो शीतल। Hypothalamus gland, pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, pancreas, adrenal gland, gonal glands. इसको प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे शीतल जी। एड्रिनल, रीनल ग्लैंड, Adrenal. हाँ ठीक है, ये है। और लास्ट है गोनाड ग्लैंड। तो ये हमारी 9 ग्लैंड्स हैं। ये किससे संबंधित है? एंडोक्राइन सिस्टम से। और सभी ग्लैंड्स कैसी है? डक्टलेस है, उनमें कोई भी डक्ट नहीं लगी। ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स, ग्लैंड्स का वर्क क्या है? हार्मोन्स को सिक्रेट करना। ये हार्मोन्स सिक्रेट कैसे होते हैं बॉडी में? ये हार्मोन्स बॉडी में ब्लड के साथ, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन के साथ या ब्लड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने टारगेट एरियाज में काम करते हैं। यदि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी आपके जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए बोला जाता है। इससे क्या होगा कि जैसे ही बॉडी में आपका ऑक्सीजन प्रॉपर वे में फ्लो करेगा ब्लड के साथ, तो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाए। किसी का हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो गया हो, उसे 3 महीने 20 मिनट चेन सिस्टम में प्राणायाम करा दो, ऑटोमेटिक उसका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, बिना किसी सपोर्ट के। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते समय यदि हम कॉन्शियस लेवल पे बैठे तो पढ़ने में ही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान छिपा होता है। बोलेंगे ऋतु जी? यस मैम। मैम जैसे कि आप बोले कि 3 महीने कंटिन्यू नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हीमोग्लोबिन लेवल 20 मिनट्स चेन सिस्टम। तो मान लीजिए कोई विदाउट विटामिन जैसे कि हीमोग्लोबिन का मेडिसिन बिना ले लिए, मतलब नहीं लेने से भी मतलब वो अपने आप बढ़ेगा? बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा। क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन इसलिए भी कम होता है क्योंकि आप सही तरीके से श्वास नहीं लेते हैं, तो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। आप अच्छे से अच्छी डाइट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड के साथ जा ही नहीं रहा है, तो फिर वो डाइट और जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। ठीक है, और कुछ वो नहीं भी ले और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, आप देखेंगे बहुत, आप केवल 1 वीक करेंगे तो 1 वीक के बाद आपके शरीर से, बॉडी से वीकनेस जाना शुरू हो जाएगी। बोलेंगे आरती जी कुछ कहना? आरती जी, जब हम आपसे कहते बोलिए तब आप बोलती नहीं है, जब सब लोग बोल रहे होते तब आपका हैंड रेज हो जाता है। अब ये समझ नहीं पा रहे ऑटोमेटिक चल रहा है या अवेकनिंग कंडीशन में चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं। ये अभी हम लोगों ने बात की कि 9 ग्लैंड्स हैं, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हार्मोन्स कब काम करेंगे? जब बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन प्रॉपर वे में फ्लो करेगा, और इसमें हार्मोन्स साथ में फ्लो करेंगे, इसके साथ ब्लड और ऑक्सीजन के साथ। लेकिन कहाँ फ्लो करेंगे? अपने टारगेट एरियाज में। ये ध्यान रखना है, ठीक। टारगेट एरियाज को बिना लगाए हार्मोन्स का आंसर कंप्लीट नहीं होता है। टारगेट एरियाज में हुआ कि हमने किया तो प्राणायाम है, सही ढंग से श्वास ली है, जिसमें ऑक्सीजन पहुंची है ब्लड में। अब क्या होगा? थायराइड अपना हार्मोन सही तरीके से सिक्रेट होगा थायराइड ग्लैंड से, पिनियल का अपना होगा, पिट्यूटरी का अपना होगा, पेनक्रियास का इंसुलिन प्रॉपर वे में सिक्रेट होगा, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा, एड्रिनल से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट हो। मतलब अब समझ आ रहा है कि टारगेट एरिया का मीन्स श्वास हमने एक ही लिया है, लेकिन वर्क हार्मोन्स अपने अपने एरियाज में, इसको बोलते हैं टारगेट एरियाज। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग आते हैं
एंडोक्राइन सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं? नोट्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, विंड पाइप थ्रू। वेरी गुड। और बोलेंगे ज्योत्सना जी? हाँ मैम। नाक, नाक की गुहा, साइनस, गला, श्वसन, स्वर, वो स्वर स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। यंत्र। ठीक है। लंग्स, ये बताओ लंग्स के बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं वही बोलने वाली थी, अभी लंग्स रह गए। लंग्स को हटा के हमने सब बता दिया। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? वो एल्विस बोला था जो जिसमें गैस चेंजेस होते हैं, वो ऑर्गन है क्या? सेल्स से एल्वियोल्स, ठीक, एल्वियोलाइज या एल्वियोल्स, वहां पर क्या है, गैसेस का आदान प्रदान होता है, गैसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक्सचेंज होते हैं गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, तो एक्सचेंज होता है, चेंज नहीं हो, एक्सचेंज हुआ। तो ये क्या है, हमने किसके अंग देखे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, हम भोजन के बिना 3 दिन रह सकते हैं, नहीं भोजन के बिना करीब 10 से 12 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना 4 से 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वास के कुछ मिनट भी रहना मुश्किल है। तो इसलिए लंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारे जीवित होने का, स्वस्थ होने का प्रमाण है, एविडेंस है। तो यहां हमने क्या देखा, नोज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, फिर लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में है एल्वियल्स। और जो हमारी बॉर्डर लाइन है उसका नाम है, जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये सब क्वेश्चन है, डायफ्राम बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, जो सभी को पता है कि लंग्स का कार्य क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। किसके द्वारा प्यूरिफाइड करना, हवा में जो श्वास ले रहे हैं उसमें जब ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं, ब्लड को प्यूरिफाइड कर रहे हैं। लीना जी प्लीज, ये क्लास है, 1 मिनट म्यूट करेंगे, ठीक है, बंद म्यूट। चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि लंग्स का फंक्शन क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, और जो ब्लड में हमारा ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो लंग्स के द्वारा, सप्लाई हार्ट के द्वारा, और फिल्टर किसके द्वारा होगा, ब्लड किडनी के, दोनों किडनी के द्वारा। ठीक, ये तीनों चीजों को हमने पहले बोल रखा था कि इन तीनों के फंक्शन हमेशा याद रखेंगे, लंग्स, हार्ट एंड किडनीज। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लंग्स के बाद नीचे आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके जो मेन हमारे ऑर्गन है वो कौन है, हार्ट, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। हार्ट, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये क्या है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन है। ऑर्गन भी कह सकते हैं, ब्लड तो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ऑर्गन में नहीं आएगा। और हार्ट का वर्क क्या है, अभी हमने जस्ट बताया था कि पूरे शरीर में प्यूरिफाइड ब्लड की बॉडी में सप्लाई करना, पूरे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना, और फिर इम्प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट कहाँ ले जाएगा, हार्ट कहाँ लेकर आएगा इम्प्यूरिफाइड ब्लड। सबको मेरा क्वेश्चन सुनाई दे रहा, हमने क्या पूछा है, वापस लंग्स के पास ले जाएगा। जब लंग्स ही
प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं ब्लड का, तो प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट ने बॉडी को पहुंचा दिया, फिर हार्ट जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड लेकर आए वो किसको देगा, फिर से लंग्स को दे देगा, क्योंकि जिसका जो कार्य है उन्हीं को तो मिलेगा वो जो काम। ठीक है, तो वो फिर वापस जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए वापस आएगा। अब ध्यान रहे, जितनी देर में हम श्वास लेते हैं ये क्या है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ है लंग्स के द्वारा, और हार्ट ने पूरे शरीर में प्यूरिफाइड ब्लड को पहुंचा दिया, सप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जैसे ही हमने श्वास को बाहर फेंका, बाहर छोड़ा, एक्सहेल किया, हार्ट ने इम्प्यूरिफाइड ब्लड किसको दिया, लंग्स को, और लंग्स ने किसको वापस किया, बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर। तो श्वास लेने और छोड़ने के लिए दम में ही बॉडी में हार्ट पूरे शरीर में प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई कर देता है, और इम्प्यूरिफाइड ब्लड को जैसे ही हम श्वास बाहर करते हैं उसे गैस के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम में जितने हमारे ब्लड सेल्स हैं वो कनेक्ट होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसी क्या है, हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए। प्लेटलेट्स हमारे इसलिए कि हमारे जो शरीर में ब्लड है वो कहीं क्लॉटिंग्स के रूप में इकट्ठा ना हो जाए। क्लॉटिंग्स मतलब ऐसा जो सपोर्ट हो कि ब्लड ठीक रहे, ना तो वो ऐसा हो कि बाहर निकल जाए शरीर से, और ना इतना स्टिफ हो जाए कि वो वहां से फ्लो ही ना हो। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। विटामिन के पढ़ते हैं ना, विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का जो थक्का है वो बनना बंद होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड, ब्लड में एक लिक्विड पदार्थ है, यह लिक्विड है जिसके अंदर ये सारी सेल जो है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब फ्लो करते हैं, तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने अंग हैं बोलेंगे? मुंह, दांत, जीभ, लार, ग्रंथियां, आमाशय, लिवर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय जिसे रेक्टम बोलते हैं, और लास्ट में मल जो स्टूल है वो एनस पार्ट के थ्रू बाहर जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे सभी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग है। आज जो कुछ हमने पढ़ा है इसको एक बार राइटिंग कर लेना सब, ठीक, तो फिर ये आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी एग्जाम के लिए। और ये पाचन तंत्र के सभी अंग हैं, और पाचन तंत्र को किसके द्वारा सहायता मिलती है, जब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको यदि हम मुख में ही सही ढंग से चबा लेते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो ये पाचन तंत्र का सपोर्ट है। जैसे श्वास लेने में ऑक्सीजन पहुंचे, ये किसके लिए सपोर्ट है, लंग्स और हमारे हार्ट का सपोर्ट है, हार्ट के लिए सपोर्ट है। ऐसे ही पाचन तंत्र को यदि हमें सपोर्ट देना है तो क्या करना है कि सही भूख लगे तब भोजन करेंगे, और जो भोजन कर रहे हैं उसको चबा चबा कर करेंगे और आराम से करेंगे, तो पाचन तंत्र आपका ठीक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम मीन्स कौन सा सिस्टम हुआ, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंग बोलेंगे और कार्य बोलेंगे। मैम अंग जो है वो किडनी है, बॉडी का जो वेस्ट होता है वो रिमूव होके यूरिनरी थ्रू में आउट होता है बॉडी से। और किडनी का फंक्शन क्या था, ब्लड को फिल्टर करना, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट करना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस पार्ट के थ्रू पास आउट होगा, ऐसे ही हमारा किडनी का जो वेस्ट मटेरियल ब्लड को फिल्टर करने के बाद वो यूरिन के थ्रू पास आउट होगा हमारा। और यहाँ पर क्या है, किडनीज है हमारी, फिर यूरेटस है जो नलियां हैं, यूरेथ्रा है,
यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिन है। ये सभी चीजें किससे संबंधित है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनीज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए, जिससे हम लोग बोलते हैं हाई बीपी के लिए किडनीज ही रिस्पॉन्सिबल। फिर मैम आते हैं किडनी का कार्य बताइए। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना, ठीक है, ब्लड को छानना और फिर जो उसमें से वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करना। जब ये ब्लड सही तरीके से नहीं छनता है तो क्या होता है? किडनीज में स्टोन हो जाते हैं, ठीक है, वहां प्रॉब्लम्स आती है। और जब ये सही तरीके से छन जाता है तो फिर फिल्टर होने के बाद यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सब में हमें प्राणायाम सपोर्ट करता है। अपने सभी सिस्टम को ठीक रखना हो तो अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम 20 मिनट चेन सिस्टम में डेली करें। इसके बाद आते हैं गोनाड ग्लैंड्स, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमारे ग्लैंड्स, हमारी गोनाड ग्लैंड्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर जो ग्लैंड्स है वो अलग अलग, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो फीमेल और मेल के अलग अलग, ठीक है। फीमेल में उसके जो क्या है? वेजाइना चीज है, सर्विक्स वेजाइना, सर्विक्स, ओवरीज, एंडोमेट्रियम वॉल्व, फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। ये सब किसके पार्ट है? हमारे सभी फीमेल के ऑर्गन्स है। फिर मेल में क्या है? और इनका जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। गोनाड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है। और जो मेल का हार्मोन निकलता है ये फीमेल के हार्मोन से। मेल के हार्मोन कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन, जो जैसे फीमेल की ओवरीज है वैसे मेल की टेस्टिस से ये हार्मोन निकलते हैं। तो ये हम लोग ने अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा किसके बारे में, कंप्लीट हम लोग ने किस पर चर्चा की है अभी? जो हमारे 11 सिस्टम है, ठीक, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, और 11 जो हमारे सिस्टम है वो उनके फंक्शन क्या है, ग्लैंड्स कौन सी हैं, इन पर बात की। कल हम लोग ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स और जो हमारे सिस्टम है उनका जो उन्हें कैसे योग और प्राणायाम से सिस्टम को सपोर्ट दे सकते, ठीक है, सिस्टम से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते। तो ये हम लोग कल देखेंगे। आज हम आपकी क्लास को यही कंप्लीट करेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, क्योंकि इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। शांति शांति, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now repeat.